गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड हिंदी के 20 एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जिसमें 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, या फिर यूके पीसीएस ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। प्राचीन लिपि होना, हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। देखिए सभी जो हैं ये देवनागरी लिपि की जो है क्या है, विशेषता है। लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता होगी वो होगी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अब बात कर लें हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में। आपको पता है यहाँ से ये हमारे सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देवनागरी लिपि की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि के बाद आपको पता है गुप्त काल के आरंभ में ये दो भाग में टूटी थी, ठीक है, दो भाग में जो है ये टूटी थी। कब? गुप्त काल में, याद रखना, गुप्त काल के आरंभ में। तो पहला था उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी तरफ टूटा था ये, या बटा था दक्षिणी ब्राह्मी में। दक्षिण ब्राह्मी में आपको पता है तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, जो ग्रंथ लिपि है वो आती हैं। लेकिन जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि है इसमें आपने ध्यान रखना है, जो हमारा उत्तरी ब्राह्मी लिपि है, तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि ये इसके बाद किसका विकास हुआ? तो जो हमारे उत्तरी ब्राह्मी है उसके बाद हुआ गुप्त लिपि का विकास, ठीक है। किस लिपि का? गुप्त लिपि का विकास। गुप्त लिपि के बाद हुआ था सिद्ध मातृका लिपि का विकास, ठीक है। सिद्ध मातृका लिपि के बाद आई थी कुटिला लिपि, ठीक है। कौन सी आई थी? कुटिला लिपि। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि उत्तरी ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि के बाद कुटिला लिपि। कुटिला लिपि दो भागों में टूटी थी, ठीक है, नागरी लिपि और शारदा, ठीक है, शारदा। तो नागरी लिपि आपने याद रखना है, नागरी लिपि फिर से दो भागों में टूटी थी, ठीक है, आपने याद रखना है। नागरी जो है ये दो भागों में टूटी थी। पहली थी पश्चिमी शाखा, ठीक है, पहली थी पश्चिमी शाखा और दूसरी थी पूर्वी शाखा, ठीक है। तो पश्चिमी शाखा में आपको पता है कौन सी आती है? देवनागरी। कौन सी आती है गाइज? देवनागरी लिपि। तो क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि से किन किन भाषाओं का विकास हुआ है? तो सबसे पहला आप याद रखना राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। दूसरी है गुजराती, तीसरी है महाजनी, ठीक है, चौथी है कैथी। चौथी कौन सी है? कैथी। तो इन सभी का विकास जो है राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी किससे हुआ है? देवनागरी से। देवनागरी लिपि की बात करें तो ये अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है ये? अक्षरात्मक लिपि है। कई बार ये क्वेश्चन बना भी है। देवनागरी लिपि जो है देखिए बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है, ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। आप इसको बादा से याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, इनकी एकमात्र लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली जो है हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? तो पहली है हमारी अवधी। कौन सी है? अवधी। दूसरी है बघेली। दूसरी कौन सी है? बघेली। और तीसरी है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, तीसरी है छत्तीसगढ़ी। अवधी की बात करें तो अवधी का जो मुख्य केंद्र है वो है अयोध्या, ठीक है, इसका मुख्य केंद्र है अयोध्या। और इसको फिजी देश में भी बोला जाता है, अवधी को फिजी देश में भी बोला जाता है।
बघेली की बात करें तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ का रीवा क्षेत्र, ठीक है। जो रीवा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वो इसका प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो आपको पता है, देखिए ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं सारी, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है अब आपसे, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है। ब्रजभाषा इसमें सर्वाधिक प्रमुख बोली है। और ब्रजभाषा का सम्राट किसको कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बना है कि ब्रजभाषा का सम्राट किसको कहा जाता है, ठीक है। ब्रजभाषा का सम्राट किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूरदास जी को। किनको कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। तो देखिए पश्चिमी बोली की बात करें तो पश्चिमी बोली में कितनी बोलियां आती हैं, 5 बोलियां। कितनी बोलियां आती हैं, 5। पहले नंबर पर आती है कौरबी, ठीक है। कौरबी या इसको बोलते हैं खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली, खड़ी बोली को या खड़ी बोली को जो कौरवी नाम दिया है वो किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। बांगरू, बांगरू को क्या बोलते हैं, हरियाणवी। क्या कहते हैं बांगरू को, बांगरू या हरियाणवी। इसके बाद आती है ब्रजभाषा। कौन सी आती है, ब्रजभाषा तीसरी। चौथे नंबर पर आती है बुंदेली। चौथे नंबर पर आती है बुंदेली। और 5वें नंबर पर आती है कन्नौजी। देखिए सॉरी बच्चों को जो है बुंदेली और बघेली में बड़ा अंतर मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि बघेली पश्चिमी हिंदी की है या फिर बुंदेली। तो आप याद रखना, बुंदेली आपको इसे एक याद रख लो, बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की है और आप बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की है, ठीक है। बस इसमें एक याद रख लो। ब्रजभाषा से एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, जो ताजुकिस्तान देश है वहाँ पर भी जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। 52 नदियों का संगम, देखिए ये भी शैलेश मटियानी की है। सर्पगंधा भी, आकाश कितना अनंत है, लेकिन एक सड़क 57 गलियाँ, ये जो है उपन्यास है वैसे, ठीक है। ये एक उपन्यास है। किनका है ये उपन्यास, कमलेश्वर का। किनका है ये उपन्यास, तो कमलेश्वर का। तो इसमें शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी नहीं है, एक सड़क 57 गलियाँ। देखिए वही बात कर लेते हैं हम लोग शैलेश मटियानी जी की। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था 1931 में, ठीक है। इनका जन्म 1931 में हुआ था। बाड़े छीना अल्मोड़ा में जो है इनका जन्म हुआ था। मूल नाम जो है देखिए इनका काफ़ी पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी जी का मूल नाम क्या है। तो आपने याद रखना है रमेश चंद्र, ठीक है, रमेश चंद्र मटियानी। तो रमेश चंद्र मटियानी इनका मूल नाम है। ये जो है राज्य के आंचलिक कथाकार यानी कथा शिल्पी थे। ये जो है आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी हैं, ये आपने याद रखना है। प्रथम कहानी संग्रह जो है इनका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है मेरी 33 कहानियाँ, ठीक है, मेरी 33 कहानियाँ। तो ये प्रथम कहानी संग्रह है। अब देखिए इनकी जो कहानी संग्रह हैं, दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ़ की चट्टानें, जंगल में मंगल, महाभोज, ठीक है। महाभोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाभोज एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है कि महाभोज कहानी संग्रह किसका है। पोस्टमैन, ठीक है। उपन्यास आपने इनके याद रखने हैं 4, वैसे याद वैसे तो काफ़ी हैं, आपने 4 से 5 याद रखने हैं। जैसे बोरीवली से बोरीबंदर तक, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, चंद औरतों का शहर। तो ये इनके क्या है, उपन्यास हैं। उसके अलावा देखिए इनकी 2 पत्रिका थी, वो भी आपने याद रखना है। एक तो थी विकल्प, ठीक है, विकल्प, और दूसरा जनपक्ष। ये इनकी क्या थी, पत्रिका थी। उसके अलावा शैलेश मटियानी ने अमर कहानी, याद रखना, अमर कहानी पत्रिका, ठीक है। जो अमर कहानी पत्रिका है इसके लिए सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन है, याद रखना, शक्ति ही जीवन है, और दो राह, ठीक है, दो राह नामक लघु उपन्यास लिखे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। कई बार जो है ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल ने रिपीट किया है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली क्या है, तो ये है उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी का प्रथम समाचार पत्र की। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत
मार्तंड। तो ये जो है कब शुरू हुआ था? 30 मई 1826 में, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर, ठीक है। पंडित जुगल किशोर जो है इसके कौन थे? संपादक थे। उसके अलावा आपने समाचार से याद रखना है, समाचार पत्र का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि समाचार पत्र का प्रधान कौन होता है, तो आप याद रखना संपादक। कौन होता है? संपादक। अखबार का जो केंद्र बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अखबार का जो केंद्र बिंदु होता है उसको बोलते हैं डेस्क। क्या बोलते हैं? डेस्क। उसके अलावा भारत में हिंदी की 2 समाचार एजेंसी हैं, याद रखना। भारत में हिंदी की 2 समाचार एजेंसी हैं, ठीक है। तो उन दोनों एजेंसी का आपने नाम याद रखना। पहली एजेंसी है यूनी वार्ता, ठीक है। पहली है यूनी वार्ता और दूसरी है भाषा। तो ये क्या है? तो भारत में हिंदी की 2 समाचार एजेंसी हैं, यूनी वार्ता और भाषा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि होगी? तो ये होगी युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि क्या होती है? देखिए, जब एक ही ध्वनि द्वित्व, याद रखना, जब एक ही ध्वनि द्वित्व द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसा आपने देखा होगा, प्रसन्नता हो गया अपना, ठीक है। दिक्कत, उत्फुल्ल, अक्षुण्ण, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? युग्मक, क्या होते हैं? युग्मक ध्वनि होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो देखिए, चंद्रोदय को हम सबसे पहले तोड़ लेंगे तो ये टूटेगा चंद्र प्लस उदय में, ठीक है। तो चंद्र में क्या आ रहा है हमारा? छोटा आ, और उदय का लेना हमने ऊ। ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? छोटा ओ, ये वाले बनते हैं, ठीक है। और ये किसकी पहचान होती है? तो ये पहचान होती है गुण संधि की, ठीक है। गुण संधि में अगर देखिए आपको देखने को मिलेगा छोटा ए, छोटा ओ और मिलेगा अर। ये जो है किसकी पहचान है? तो गुण संधि की जो है ये पहचान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए इनमें एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। देखिए, तीर जो है वो भाववाचक नहीं है, भरत जो है वो भाववाचक नहीं है, ठीक है। भरत नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। तीर जो है एक, तो ये कैसी है? जातिवाचक। अब बचे इसमें तप और चिंता, ठीक है। तो देखिए, चिंता जो है इसमें क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, ठीक है, क्रोध, मिठास, यौवन, ठीक है, कालीमा, कालीमा, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अगर इसको तोड़ लेंगे तो ये कैसे टूटेगा? दुर प्लस आत्मा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस तरह से, इसमें क्या उपसर्ग होगा? दुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऋषि का स्त्रीलिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए, ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है गाइस वो होता है ऋषि का। क्या होता है? ऋषि का। यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही हैं क्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए, किस प्रकार की उड़ रही है, किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। आपको पता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध हो जाएगी? आजीविका होता है, ये होता है आजीविका, ठीक है, आजीविका, ठीक है। ये क्या होता है? आजीविका, इसमें छोटा आता है, याद रखना। सन्यासी जो है इसमें राइट हो जाएगा, अकाल नहीं होता, अकाल होता है, ठीक है, अकाल होता है। अनुग्रहित जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता, अनुग्रहित लिखा जाता है, इस तरह से मात्रा इधर को मुड़ती है, ठीक है, ये वाली मात्रा ऐसे मुड़ती है। तो इसमें जो है हमारा सन्यासी शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, सुरभि जो है किसका पर्यायवाची है? तो सुरभि जो है
गाय का पर्यायवाची है। गाय के जो पर्यायवाची हैं, एक तो है देखिए धेनु, ठीक है? एक आपने याद रखना है पयास्विनी, ठीक है? पयास्विनी। एक आपने याद रखना है माहेई, गौरी, भद्रा। तो इसमें जो सुरभि, सुरभि जो है काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो सुरभि आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, यानी अनिवार्य का इसमें विलोम शब्द क्या होगा? तो अनिवार्य, ठीक है? अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब है कि हाँ भैया, यूके ट्रिपल एससी में आपको 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी तो वो अनिवार्य है, ठीक है? और ऐच्छिक क्या हो जाएगा? ऐच्छिक, ऐच्छिक ये होता है आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आपके पास ऐच्छिक है कि आप कोई सा भी जो है इसमें से ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अनिवार्य का मतलब होता है कि आपने अनिवार्य का ये काम करना है कि हिंदी 20 मार्क्स की है तो भैया 20 मार्क्स की है, तो ये क्या है? अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस देखिए विलोम शब्द में आप कुछ विलोम शब्द याद रखना जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछता है मूक, तो मूक का आपने याद रखना है वाचाल, ठीक है? वाचाल। स्थावर काफ़ी पूछा जाता है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थावर का विलोम शब्द तो होता है जंगम। तिमिर, तिमिर कई बार पूछा गया है। तिमिर होता है आलोक का। किसका होता है? आलोक का। तो ये 3 हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपने इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उसने परिश्रम तो किया बहुत किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु जो है ये किसकी पहचान है? तो ये है संयुक्त वाक्य की पहचान। किसकी है? संयुक्त वाक्य की पहचान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार जो ब्राह्म चिन्हों की संख्या है गाइस वो कितनी है? तो वो है 20, ठीक है? कितनी है? 20। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृग। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अगर आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें क्या है? योजक चिन्ह। क्या है ये? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह जो पहचान होती है गाइस वो किसकी होती है? तो ये होती है रूपक अलंकार की पहचान। किसकी? रूपक अलंकार की पहचान। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और योजक चिन्ह जो है इसकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। तो विविध भारती प्रसारण सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1957 में, ठीक है? 1957 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊनी शब्द भल का क्या अर्थ है? देखिए मैंने इसको इस वजह से कॉपी पे लिख के लिया है क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। कुमाऊनी शब्दावली, गढ़वाली शब्दावली, ठीक है? लोकोक्ति पूछ रहा है। तो आप याद रखना, कुमाऊनी शब्द जो भल है, ठीक है? भल का क्या अर्थ होता है? तो देखिए भल का जो अर्थ होता है वो होता है बीता हुआ कल। क्या होता है? बीता हुआ कल। याद रखना, एक होता है देखिए व्याकल। क्या होता है? व्याकल। व्याकल या मिलेगा आपको वास। क्या मिलेगा? वास। तो ये क्या होता है? शाम को कहते हैं कुमाऊनी में, शाम जो होती है, ठीक है? इवनिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं? व्याकल या वास। अगर आपसे पूछ ले कि रात्ते, ठीक है? रात्ते ये किसका होता है? तो ये होता है सुबह का। किसका होता है? सुबह का। देखिए वैसे रात्ते रात का होना चाहिए लेकिन याद रखना अलग ही है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता आने वाला कल, ठीक है? आने वाला कल, सॉरी मैंने इसमें थोड़ा गलत हो गया अपना, ठीक है? जो कुमाऊनी शब्द भल होता है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आने वाला कल होता है गाइस। क्या होता है? आने वाला कल। और जो बीता हुआ कल होता है, बीता हुआ कल, इसका होता है व्याल। क्या होता है इसका? व्याल। तो ये थोड़ा सा आप सही कर लेना कि कुमाऊनी शब्द भल का जो अर्थ होता है गाइस वो होता है आने वाला कल और बीता हुआ कल होता है व्याल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जाति लड़े शांति मुड़े लड़े झांस लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए जाति लड़े शांति मुड़े लड़े झांस, तो लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? हकदार ही हक पा सकता है, ठीक है? हकदार ही हक पा सकता है। तो गाइस ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड पुलिस, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ, एआरओ, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, सीचपाल
उसके अलावा जितने भी आपके यूपीपीसीएस ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आप हिंदी किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप हिंदी की कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो या फिर आप यूट्यूब से कोई से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लो। आपको डेली जो है ना हिंदी के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाएँ। हिंदी नहीं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो। अगर यूट्यूब पे आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप कोई बुक ले लो ऑब्जेक्टिव की, वहाँ पर जो है इनको करो। क्योंकि हमें जो है मल्टीपल क्वेश्चन लगाने से जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और आपको पता है आजकल सारा खेल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का ही है। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो क्या कर रहा है, मिलान वाले क्वेश्चन दे रहा है, तो इनको मिलाने में आपको पता है काफ़ी दिक्कत होती है। पहले इनको मिलाओ फिर नीचे वाले में देखो कौन-सा सही है। ठीक है? तो इनसे आपकी जो स्पीड थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो आप डेली जो है ना आप एमसीक्यू ज़रूर लगाएँ, चाहे यूट्यूब से लगाएँ या फिर आप ऑफ़लाइन कोई बुक ले लें उससे लगाएँ। ठीक है? तो उससे जो है आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी जो है सुधार आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।